इसी बात पर होगी कि चुनाव कौन जीत सकता है, कौन जीतेगा राज्यसभा का चुनाव, यानी कौन कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, किस किस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। और जाहिर है कि इस चुनाव में सीधे तौर पर आवाम शरीक नहीं होती या आवाम सीधे तौर पर वोट नहीं देती, वोट देने वाले होते हैं एमएलएज, यानी जो असेंबली के रुकन हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा एमएलए किस पार्टी का, कौन सा एमएलए किस उम्मीदवार के हक में वोट डालता है, यह तय करेगा उन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। जो 3 उम्मीदवार बीजेपी ने दिए हैं और जो 4 उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिए हैं। दावे अगर देखें तो दोनों ने जीत के दावे किए हैं, लेकिन दोनों के जीत के दावे अलग और जमीनी हकीकत अलग। चूंकि जीत तो कुल 4 की ही होगी और जिसके पास या जिसको जितने ज्यादा एमएलए का सपोर्ट मिलेगा, जाहिर है जीत उसकी होगी। तो किस पार्टी के पास ज्यादा एमएलए हैं? क्या अगर दूसरी पार्टी, कोई भी ऐसी पार्टी, उसके पास होने वाले एमएलए से हटकर भी अगर वो दावे कुछ करती है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ और भी खेल होगा जिसकी तरफ सीएम ने इशारा किया है। लेकिन ये सब कुछ अभी बस चंद दिनों के अंदर तय हो जाएगा। फिलहाल हम चर्चा यही करेंगे कि क्या है दावेदारी और किसकी दावेदारी है कितनी मजबूत, कौन किस पर पड़ सकता है भारी। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। दरअसल कुल 4 सीटें हैं जो राज्यसभा के लिए जिन पर चुनाव होना है, और इन 4 सीटों में बिल्कुल ये नंबर गेम होता है। कितने एमएलए का सपोर्ट किसे मिलेगा, कितने नंबर ऑफ एमएलए किस पार्टी के हक में है। तो पहले बीजेपी ने, कांग्रेस ने, माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। चौथे ऐलान जो है वो थोड़ा सस्पेंस रहा। तो फिर यह बात आई कि क्या यह सीट कांग्रेस को जाएगी, लेकिन जब चौथा नाम अनाउंस हुआ तो उसने भी चौंकाया, क्योंकि वो चौथा नाम ना तो फारूक अब्दुल्ला का था, ना कांग्रेस के किसी नेता का, बल्कि वो था इमरान नबी डार का। तो वो इमरान नबी डार का नाम था जो अभी आप स्क्रीन पर जिनको तो आप देख रहे हैं। उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी की तरफ से 3 नाम आए, यानी 4 सीटें थी लेकिन नाम 3 आए। और इन 3 नामों के बाद यह सवाल हुआ कि आखिर बीजेपी ने 3 ही नाम क्यों दिए, चौथा क्यों नहीं, क्योंकि दावे तो उनके ये भी थे। लेकिन उस पर जो बीजेपी के एमएलए हैं आरिफ पठानिया, उनका कहना है कि हमने चौथी सीट अपोजिशन के लिए छोड़ दी है। मतलब एक तरह से वो ये दावा कर रहे हैं कि 3 सीटें हम जीतेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला कहना है कि जिस पार्टी के पास उतने विधायक नहीं है, वो अगर तीनों सीट या जीतने का दावा करती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं मसल पावर या मनी पावर की बात होगी। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि सीएम के इस दावे का मतलब क्या निकाला जाए। और अगर सीएम ऐसा दावा कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ऐसी बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या उन्हें इस बात की आशंका है, उन्हें कुछ कहीं ना कहीं खौफ है, कोई डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पाले का ही कोई विधायक जो है, जिस पर उनको भरोसा है, वो कहीं और जाके कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दे। कई ऐसे सवाल हैं जो भी आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अब छोटी छोटी पार्टियां हों या इंडिपेंडेंट एमएलए हों, सबका किरदार, सबका रोल काफी बढ़ जाता है कि कौन क्या कुछ कर सकता है। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट क्या दिया है। उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो एक नई बहस को भी यहां से जन्म देता है। हालांकि उनके स्टेटमेंट का जवाब भी आ गया है, यानी बीजेपी के खेमे से भी उसका जवाब आ चुका है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव में जो उम्मीदवार फाइनल हो चुके, उसके बाद जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उसके दावे पर सीएम उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं, जरा सुनिए। BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। Otherwise, today, as numbers go, BJP is not in a position to win even 1 seat. That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us
who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP. Because in 3 out of the 4 elections, there are candidates against the BJP. तो यहां से जो ये राज्यसभा चुनाव की जो गर्मी है, जो सियासी पारा हाई हुआ है, वो पूरा यहां से खुल जाता है। और इस पर हम आपको आगे चर्चा में हमारे तमाम मेहमान जो अभी शरीक हो रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने जो 3 नाम उम्मीदवार के तौर पर सामने घोषित किए हैं और जिनका नामांकन हो चुका है, वो 3 नाम है। सत शर्मा जो बीजेपी के अभी मौजूदा सदर हैं, पार्टी सदर हैं जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जो नाम है वो है राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर। तो ये 3 उम्मीदवार हैं, सत शर्मा, राकेश महाजन, अली मोहम्मद मीर। 3 ही नाम बीजेपी ने जो है वो उम्मीदवारों के घोषित किए हैं और उनका नामांकन हो चुका है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो 4 नाम हैं, पहले 3 थे, बाद में चौथा नाम भी आ गया। तो वो जो नाम है वो आपको पता है, वो चौधरी रमजान है, शमी ओबरॉय है और सज्जाद किचलू हैं। और जबकि चौथा नाम, जिसके बारे में काफी कुछ ऐसे कयास थे कि चौथा नाम हो रहा हो कांग्रेस का होगा या फिर क्या फारूक अब्दुल्ला का भी नाम हो सकता है, ऐसी चर्चा थी, लेकिन वो नाम हुआ इमरान अबी डार का। बहरहाल तो अब आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आरिस पठानिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के एमएलए हैं। और पठानिया साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। साथ ही ज़ुहैब यूसुफ मीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है बीटीबी के। ज़ुहैब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। उमेश तलाशी, एडिशनल स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और सोहित शर्मा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आरिस पठानिया, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। 4 पर बातें हो रही थी कि चारों सीट पे हम उम्मीदवार उतारेंगे, चारों सीट हम जीतेंगे भी, लेकिन 4 से आप 3 आ गए और 3 पे अब दावेदारी है कि हम तीनों जीतेंगे। तो ये तीनों सीटें जीतने का आधार क्या होगा? वैसाल साहब, सबसे पहले जितने भी मित्रगण, जो भी व्यूअर्स डायरेक्टली आपके शो को देख रहे हैं, सबको मेरी ओर से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बिल्कुल, पहला रिमार्क सिर्फ 1 मिनट का है, 1 मिनट अपनी बात रखिएगा सारे लोगों के लिए। 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। हाँ। तो हमने तीनों नोटिफिकेशन में अपना एक एक उम्मीदवार उतारा है, पहली बात। ठीक है। दूसरा, जहां तक इस राज्यसभा चुनाव है, इसमें विप की कोई ऐसी अहमियत रहती नहीं। तो पार्टी विप इशू करके मेंबर्स को मैंडेट कर, दिस इज हाउस ऑफ एल्डर्स, अपने कॉन्शियस के मुताबिक मेंबर्स इसमें वोट करेंगे। ठीक है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी एक प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड एक पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी का कोर है। किसी खरीद फरोख्त में या हॉर्स ट्रेडिंग में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। उमर अब्दुल्ला साहब, बड़े अफसोस की बात, बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट, पहले स्टेट के नाम पे, फिर स्टेट के बाद आगे जम्मू कश्मीर में एक ड्यूअल कंट्रोल वाला एक नया टर्म कॉइन करके अब नया तमाशा खड़ा कर दिया इन्होंने। मैं आई वांट टू पुट ए वेरी स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन टू यू जनाब, आपको, आपका जिस पार्टी के साथ एक अलायंस है, आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन से आप एक कैंडिडेट अभी तक तय नहीं करके, और रात को वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे। आपका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल खुल के उभरा है। आप उनका स्टेटमेंट देखें सबसे पहले उनका। मैं आई वांट टू पुट अ नीड क्वेश्चन टू एवरीबॉडी ऑन बोर्ड कि जो उमर अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेगा, वही असली एक अपने आप में वही खालिश और वही ट्रूथफुल आदमी है, बाकी सब झूठे और कहते हैं वो एक उनकी क्रेडिबिलिटी को टेस्ट लगा कह रहे हैं। जो बीजेपी के लिए वोट डालेंगे वो भी कट करेंगे, जो बीजेपी के लिए वोट नहीं डालेंगे, एब्सटेन करेंगे, वो भी कट करेंगे। तो बीजेपी, एब्सटेन और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 ही कार्नर है। वो अपील कर रहे हैं सभी विधायकों को और कश्मीर में एक नया टेंट्रम फ्लो करने की, जो एलसी को वोट डालेंगे। चलिए, आपका 1 मिनट पूरा हुआ, आपका 1 मिनट पूरा। पठानी साहब, मैं रुक करना चाहता हूं स्पोक्स पर्सन जो हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमेश तलाशी। उमेश साहब, 1 मिनट आपको भी दे रहा हूं फर्स्ट राउंड के लिए, और आपको 1 मिनट अपनी बात ये करनी है कि उमर अब्दुल्ला साहब नंबर्स होने के बावजूद अगर वो कहते हैं कि इसमें मसल पावर हो सकता है, एजेंसीज का इस्तेमाल हो सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, तो जब सीएम ऐसी बात कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि क्या उनको कहीं ना कहीं कोई पुख्ता जानकारी मिल गई है, या फिर ये कि हो सकता है कि ऐसा जो जैसा अभी कह रहे हैं पठानिया साहब की विल और विश को देखते हुए एमएलए जो है वोटिंग करेंगे, तो क्या इस बात का खतरा है उमर अब्दुल्ला साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को? नहीं, कोई खतरा नहीं है। देखिए, हम पास रिकॉर्ड उठा के देखें बीजेपी का, तो ये स्टेटमेंट शायद उस एस्पेक्ट में आए हैं, बट एनी विच वेज मैं आपको बड़ा वाज़ेह करके ये बोल देता हूँ आपको कि कोई भी हथकंडा अपनाया जाए, कोई भी ट्रिक आजमाई जाए, एट द एंड ऑफ द डे ये 4 सीटें जो राज्यसभा की है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिक्योर करेगी।
इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस सिक्योर करेगी। कैसे? तो हमने कोशिश की थी कांग्रेस को हाँ। एक सीट देने की, बट एनी विच वेज उनको लगा कि हमें इस चीज पर नहीं लड़ना, दे फेल्ट इनसिक्योर। उनका पार्टी का डिसीजन है तो हम उस में कुछ कह नहीं सकते हैं। बट हमने अपने 4 कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम इन चीजों को, हम इन सीट्स को सिक्योर कर लेंगे अपने हाथ में। ठीक है, ओके, आपको लगता है कि आप सिक्योर कर लेंगे। अब हम रुकना चाहेंगे, हमारे साथ ज़ोहैब यूसुफ मीर है पीडीपी, और इसके अलावा सोहित शर्मा भी है। सोहित, बड़ा ये चर्चा हो रही है और खासतौर से मुझे मतलब अच्छा लगता है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, और मैं ये बड़ा सुन के खुश हो रहा हूँ कि बीजेपी बहुत फिक्र कर रही है कांग्रेस की। बीजेपी को बड़ी चिंता हो रही है कि कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस की बड़ी बेइज्जती हो गई, उसे सीट नहीं मिली मनचाही। सब पैनल को नमस्कार। आजम साहब आपको भी आदाब, नमस्कार। जी जी। बात ऐसी है, जिस तरह से बीजेपी की सोच है, जिस तरह से बीजेपी जो सोच रही है कि कांग्रेस के साथ, बीजेपी पहले अपने आप को तो संभाल ले कि वो कहां पे खड़ी है, फिर उसके बाद वो कांग्रेस के बारे में सोचे। बाकी कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल जम्मू कश्मीर के लिए रहा। 1972 से लेकर 2008 तक कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाते रही है और जम्मू कश्मीर की जितनी समस्याओं को दूर किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आकर हमें यहाँ देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस का जो एक दृढ़ संकल्प था पूरे भारत में कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत में अलग करना है, जो कि सांप्रदायिकता की ओर भाग रही है, जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो उसी के सिलसिले में इंडिया अलायंस एक बना था, जिसका मकसद एक था कि पूरे भारत में सुरक्षा जनता को दी जाए और जम्मू कश्मीर में जनता को सुरक्षा दी। इसलिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाई। वो बात अलग है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अधिक सीटें जीती और कांग्रेस ने थोड़ी कम सीटें जीती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा महसूस होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं शायद घमंड आ गया है, या वही घमंड एक शायद वो रूप ले चुका है कि कहीं ना कहीं उनको अब कांग्रेस की जरूरत महसूस नहीं होती है। तो मुझे ना कहीं कहीं इस चीज का बहुत खेद है कि जो कांग्रेस कदम से कदम मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रही थी, वो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को समझ नहीं पाई है। आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टेप है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस, हमारे जो पीसीसी चीफ हैं करा साहब, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस राज्यसभा की इलेक्शंस में कांग्रेस का कोई रोल नहीं रहेगा। रोल नहीं रहेगा मतलब आपके एमएलए वोट नहीं देंगे? वो तो आने वाला समय बताएगा। जो हमारे करा साहब है वो इस बात को क्लियर करेंगे। जो राज्यसभा की जो चौथी सीट दे रहे थे उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। सॉरी, इनको इंटरप्ट करूंगा। एक मिनट ज़ोहैब यूसुफ के पास मुझे जाने को, उससे पहले ज़ोहैब लेट मी अलाउ कि छोटा सा रिएक्शन में उमेश तलाशी जी से ले लूं। उमेश तलाशी जी, आपके शराकतदार, आपकी कोalition पार्टनर कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में घमंड आ गया है, तो ये लड़ाई कहां तक जाएगी? अब देखिए वसील साहब, मैं बड़ा विशाल ये बीजेपी के साथ विशाल साहब, मैं इस चीज को बड़ा वाज़ह करता हूं कि हमने एक सीट दी इनको। अब इनको शायद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या किस वजह से इन्होंने दे ट्राई टू लेट इट गो, तो उसमें इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल पार्टी का डिसीजन है। हम उस चीज पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट जस्टिफाइड तरीके से जो बनता था, एक सीट कांग्रेस को दी गई, सपोर्ट समर्थन बोला गया कि 100% सपोर्ट समर्थन होगा। उसके बाद अब अगर ये उस चीज को नहीं आगे चलना चाहते, नहीं फील्ड करना चाहते अपने कैंडिडेट को, इन्होंने कहा हम सपोर्ट की बात नहीं है, ये कैंडिडेट फील्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये घमंड वाली बात गलत है? नहीं, घमंड कहां से, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है दोनों। एक सीट इनकी बनती थी, एक सीट दे दी, अब इनको नहीं लड़ना तो उसमें। चलिए ठीक है, मैंने थोड़ा सा रूल ब्रेक किया। ज़ोहैब, मैं आपके पास आ रहा हूं। फर्स्ट राउंड में 1 मिनट सबको देता हूं। ज़ोहैब, आपके पास भी 1 मिनट है। मैं चाहूंगा कि पहले तो आप ओवरऑल इस पे कोई एक रिमार्क दे, और साथ ही ये कि पीडीपी की पोजीशन क्या है। ज़ोहैब। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल साहब। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया कि आउट ऑफ द रूल आपने हमारे बीजेपी के मित्र को अलाउ किया रिएक्शन के लिए। आज हमें पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिपोक्रेसी जो है वो पूरी सामने आ जाती है। इन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज किया पीएजीडी के साथ, इन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं ये लोग इंडिया अलायंस के साथ। इनकी अलायंस किसी के साथ नहीं है, इनकी अलायंस है पावर के साथ, और हमको बीजेपी को किस तरीके से खुश करना है उसके साथ। अभी आरएस पठानिया साहब ने शायद बात की एवरीबडी वोट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियंस।
ये बात भी सच है कि इनके पास सिर्फ 28 सीटें हैं और वो लोग नहीं जीत पाएंगे अगर हम देखा जाए तो, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम लोग जीत सकते हैं। पीडीपी ने तो अपनी कोई अभी स्ट्रैटेजी वाजिया नहीं की है कि किस तरीके से वो आगे वोट करेंगे। अब डिसाइड होगा हमारा पार्लियामेंट्री जो हमारा बोर्ड है, जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी अच्छा, है, पीडीपी की इस बारे में क्या पोजीशन है, ये थोड़ा बता दीजिए। क्या पीडीपी फिलहाल पीडीपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा खुद को मानती है, नहीं मानती है? पीडीपी की सिर्फ फिलहाल तो पीडीपी की इस टाइम पे ये पोजीशन है कि हमें जम्मू कश्मीर को बचाना है। अच्छा। बीजेपी के ऑनस्लॉट से, और अब बीजेपी और एनसी के मर्जर के ऑनस्लॉट से। हम यही पहले से ही कहते आ रहे हैं, दे हैव बीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैव बीन disingenuous to the cause of PAGD, and now within India Alliance they are the rebels in the rank and they have been disingenuous with the India Alliance as well. तो यहां पे आपको समझ आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ओनली एंड ओनली थिंक्स अबाउट गेनिंग पावर, गेनिंग ट्रैक्शन। इनको आइडियोलॉजी, उन सारी चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं है। यही हम पहले से ही कहते आ रहे हैं। अब शुक्र है ऊपर वाले का कि इनकी जो हिपोक्रेसी है वो ये सामने खुद ही दर्शा रहे हैं। रही बात पीडीपी किस तरीके से वोट करेगी इन द रन अप टू दिस राज्यसभा इलेक्शंस, दैट इज समथिंग हम लोग पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो हमारी है वो डिसाइड करेंगे। वो बैठेंगे अभी 1-2 दिन के अंदर एंड दे विल डिसाइड कि उनकी स्ट्रैटेजी चॉक आउट करेंगे और फिर आपको भी हम लोग इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आई मस्ट टेल यू, वी विल नॉट वोट अगेंस्ट आवर कॉन्शियंस जस्ट लाइक द नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो वही बात तो बीजेपी के पठानिया साहब भी कह रहे हैं कि सब लोग अपने कॉन्शियस से वोट करेंगे, अगेंस्ट कॉन्शियस कोई वोट नहीं करेगा। और चूंकि जब कॉन्शियस से वोट करेंगे तो फिर उसे बीजेपी का फायदा हो जाएगा। वही बात वो कह रहे हैं। नहीं, हम लोग जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होगी, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं देंगे। अच्छा। आइडियोलॉजी को धोखा नहीं देंगे, बस हाँ। मैं आपको इतना बोल सकता हूं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह ये नहीं करेंगे कि इंडिया अलायंस में बैठेंगे लेकिन बात करेंगे और इंटरनली फायदा देंगे बीजेपी को। अच्छा, ठीक है, ये भी एक बड़ा आरोप है। अच्छा, एक चीज क्लियर कर दो, मैंने आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ रूल जो है मौका रिएक्शन के लिए बीजेपी को नहीं दिया था, मैंने एनसी से रिएक्शन मांगा था। जब कांग्रेस को उन्होंने कहा कि एनसी में घमंड आ गया तो मैंने कहा पहले तुरंत रिएक्शन ले लो। ठीक है, जो आप सब ओके, आप खुद ही देख लीजिए इनकी जो आप खुद ही देख लीजिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तो ये बड़ी ये लड़ाई जैसा आप बता रहे हैं पठानिया साहब, बड़ी चिंता है। पठानिया साहब, ये वाकई चिंता की बात है। एनसी और कांग्रेस जो है बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल जिनमें फ्रेंडशिप थी वो तो लगता है खत्म हो जाएगी। अभी जो हम सुन रहे हैं, अभी तलाशी जी ने जो भी कहा है, या सोहित जी जो कह रहे हैं, सोहित जी तो बड़े दुखी है, वो कह रहे हैं कि घमंड आ गया है एनसी को। तो क्या इसका फायदा बीजेपी उठा ले पाएगी? पठानिया साहब। विशाल साहब, हमने पहले भी कहा था कि इंडी गठबंधन, इनका वैचारिक, इनका व्यवहारिक, इनका घोषणा पत्र को लेके, इनका एजेंडा पॉइंट को लेके कोई भी इनका मिलन नहीं है। ये सिर्फ सत्ता की लोलुपता, सत्ता की भूख को लेके भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए दिस वाज एन अनहोली अलायंस। तो ये अनहोली अलायंस पहले तो पार्लियामेंट में आपने देखा इसको, इसके चिथड़े होते, और इस राज्यसभा इलेक्शन में भी इस अलायंस का न सिर न पैर। और जो अभी उमर अब्दुल्ला ही बात कर रहे थे कि नंबर्स हैं, लेकिन नंबर्स में कोहेरेंस कहां से लाएंगे? और मैंने फिर कहा, आई रीटरेट, भारतीय जनता पार्टी डजंट बिलीव इन हॉर्स ट्रेडिंग। हम किसी भी विधायक को कोई ड्यू अनफेयर मींस अडॉप्ट करके किसी को फोर्स नहीं करेंगे। हाँ, एक डेमोक्रेटिक तरीके में जो रहता है, एक प्रजातांत्रिक तरीके से विधायकों को वोट करने के लिए जरूर कहेंगे। और इसी मैंने कहा कि राज्यसभा इलेक्शंस में जैसे विप जारी नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टीज, वो दूसरी बात है कि आपको अपने पार्टी के ऑथराइज एजेंट को आपको अपना वोट दिखाना होता है, वो दूसरी बात है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, अब आपका लीड क्वेश्चन से मैं ही जवाब दे दूं कि कॉन्शियस के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों वोट देंगे विधायक? अभी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देश वोट दे रहा है, तो वो अलग बात है, वो अलग बात नहीं वोट देंगे, वो अलग बात है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बेसिक को दोहराया नहीं है नंबर्स की जहां तक बात है, लेकिन वो पार्टी अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर भी अटकी हुई है काफी सालों से। या वही हो, दूसरे हो, कौन हो, नहीं हो, बहुत तरह की बातें हैं। बड़ी पार्टी होने के बाद भी सवाल आया था। तलाशी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तलाशी साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा ये होगा कि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है भाई? अगर कॉन्शियस से वोट मिलेगा, उनके 3 कैंडिडेट जीत जाएंगे, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या होगा फिर? क्या आपके एमएलए नाखुश हैं आपसे? कॉन्फिडेंट क्यों है ये तो मैं कह नहीं सकता। जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो हमेशा कॉन्फिडेंस होता है उनको कि हम जीतेंगे। बट यहाँ बात उनको अगर है तो आपको क्यों नहीं इतना कॉन्फिडेंस? सुनिए मेरी बात। यहाँ बात आती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, यहाँ बात है नंबर्स की।
और नंबर्स के हिसाब से आप अगर अपनी कैलकुलेशंस पे बिठाएंगे तो भाजपा कहीं नहीं दिखती। यहाँ मेरे दोस्त हैं पीडीपी के तर्जुमान हैं, कह रहे इनको कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं है, उन चीजों में इनको ब्लेम नहीं करूंगा कि कहाँ वोट देना है कहाँ नहीं देना है, कह रहे हमने अभी डिसाइड नहीं किया, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि क्या डिसीजंस होंगे क्या नहीं होंगे दैट विल बी फेवरेबल। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यही कहूंगा कि कॉन्फिडेंस होना कोई बुरी बात नहीं है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है हम सीटें जीत लेंगे, कैसे जीतेंगे ये जाने, भगवान जाने कैसे जीतेंगे। बट मैं आपको अपने एंड से कह सकता हूँ कि जो मेजॉरिटी जो स्ट्रेंथ how are they going to be favorable, what is this, there is absolutely, ये तो कोई बात ही नहीं है, आपने कमेंट कर लिया बस हो गया खत्म। आप अपनी कॉन्शियस पोजीशन आप बताइए, whether or not you have given some space to the Congress, आप ही इंडिया अलायंस में हैं, you are the one, आप बोलते हैं they are at our mercy, what are you even saying? एटमॉस्फेयर में होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है सोहेब, मैं आपके पास आता हूं। सोहेब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? सोहेब जी बात ऐसी है, मैं पठानी साहब को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस दृढ़ संकल्प के साथ चल रही है और यही इंडिया अलायंस है जो ऑपोजिशन लीडर माननीय राहुल गांधी जी जोरों शोर से बिहार में जिस तरह से वोट चोरी के लिए आगे बढ़े हैं और जिस तरह से हर जगह कोने कोने पे हर जगह जा जाके लोगों की बातों को सुन रहे हैं, तो ये आपके दिन बहुत कम रह गए। आने वाला समय कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का ही होगा, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं जहां जहां जो रीजन पार्टी हैं जो इंडिया अलायंस के साथ चल रही है, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने 1972 से लेकर 2008 तक जम्मू कश्मीर की जनता का दुख दर्दों को समझते हुए हमने हमेशा नेशनल कांफ्रेंस के साथ हुकूमत बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, वो आने वाला समय जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह दूं, इंडिया अलायंस बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ चल रही है और आने वाला समय इंडिया अलायंस का ही होगा, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, लेकिन साथ में ये भी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले काफी घमंडी हो गए हैं, ये भी आप बता रहे हैं। देखो बात ऐसी है, इस बात को आजम साहब समझना पड़ेगा कि 1972 में कांग्रेस ने 58 सीटें जीतकर हमारे सईद मिर्जा अहमद साहब वो चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर 1975 से लेकर 1977, 1983, 1987, 1996, 2002, 2008 कासम साहब वो हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाई है और हर बार हमने अच्छे ढंग से हुकूमत चलाई है। लेकिन मैं तभी कह रहा हूं कहीं ना कहीं अब हमें महसूस होता है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी ना कहीं जगह घमंड आ चुका है, जो वो शायद वो इस चीज को पहचान नहीं पा रहे हैं और शायद इसी कारण इनको कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तलाशी साहब बड़ा ठंडा रिएक्शन दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। वो सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मना लेंगे अभी डिबेट के बाद में कि भाई ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। क्या तलाशी साहब ये बात है? तलाशी साहब ठंडे हैं पर उमर साहब गर्म है। विशाल साहब, उमर साहब बहुत गर्म है, कह रहे हैं बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। तलाशी साहब कह रहे हैं हम सारे जीते हैं, लेकिन उमर साहब बहुत गर्म है। देखिए और तलाशी साहब और उमर साहब एक हिस्ट्री से जज किया जाता है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस तो ऐसे आएगा नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एमएलए साहब, ओके हम आपकी बड़ी कदर करते हैं। ठीक है, ज़ोएब कमिंग टू यू, देखिए बोलिए। देखिए राइट नाउ इट इज नॉट अबाउट हु विल विन द राज्यसभा सीट, चाहे वो बीजेपी जीते, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते या कांग्रेस जीते। ये बात राज्यसभा सीट की नहीं है, बात है अपने आइडियोलॉजिकल स्टैंड के बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो एक आइडियोलॉजिकल स्टांस लेते हैं फॉर गेनिंग ट्रैक्शन इन द इलेक्शंस। वंस दैट ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड, उसके बाद वो उसी तेजी से वो आइडियोलॉजिकल स्टांस छोड़ देते हैं, जैसे कुछ उन लोगों ने कोई आइडियोलॉजिकल स्टांस लिया ही नहीं था। ये सब सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें बस पावर मिलना चाहिए एंड दैट्स अबाउट इट। इसी तरीके से आई एम नॉट एनी पोस्टर बॉय और आई एम नॉट, मैं यहाँ पे कांग्रेस छोटा सा रिएक्शन उमेश तलाशी जी की बात नहीं करूंगा। आज तो कांग्रेस भी नाराज है, पीडीपी भी नाराज है और इंडिया अलायंस भी ये समझ है। पीडीपी बात करेगी, हमें दिखाएगी कि आइडियोलॉजिकल क्या रहता है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्या रहता है। आपको पता है हमें, आपने पीएचडी में क्या किया है, हमें पता नहीं है आपने पीएचडी के टाइम पे क्या किया, हमें मालूम नहीं है करेगी आज के हित में। तो मैं तो इनको जवाब किसी डिबेट में ही नहीं देता हूँ और आज भी कोशिश करूंगा कि नहीं दूंगा। इनके नोट्स बराबर नहीं आ रहे हैं, पीडीपी मेरे दोस्त के नोट्स बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई जवाब देने के लिए है ही नहीं।
आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ बोला है। 12 सिलेंडर्स के बारे में आपने बोला, पीएसए खत्म करेंगे उसके बारे में आपने बोला, हम 370 की बात करेंगे उसके बारे में आपने बोला, कैजुअल लेबर्स के बारे में आपने बात की, आपने ये कहा है हम 1 लाख नौकरियां देंगे। दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग ऑल थ्रू आउट लास्ट 1 ईयर। 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आपसे मांगते हैं, आप कुछ और ही दलीलें बताते हैं वहां पे। आप 1 साल का रिपोर्ट कार्ड बताइए हमें। ये मामला आप देखिए, अपोजिशन में जो पार्टियां हैं, वोटिंग के दिन क्या हो क्या ना हो, लेकिन अगर पठानिया साहब ये बात कहते हैं कि हमने 1 सीट छोड़ दी अपोजिशन के लिए और 3 सीट पे तो हम जीतेंगे, ये दावा अगर है तो क्यों है। लेकिन हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि नंबर्स मैटर करते हैं, लेकिन नंबर्स के ऊपर क्या विल और विश इतने हावी हो जाएंगे, कॉन्शियस इतना हावी हो जाएगा कि जिस पार्टी का वोट लिया, जिस पार्टी के एमएलए हैं, उस पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दें। चुनाव में कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, इसके इतिहास तारीख रही है, लेकिन फिर भी देखेंगे। रोचक तो बड़ा हो गया ये चुनाव। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।